नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा पर्यावरण के दूसरे अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमने कुछ स्लाइडें बनाई हैं और सहायक सामग्री के रूप में पूर्व की भांति पुस्तक का भी सहयोग लेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और उसके बाहर और अंदर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक सतह क्या है, वह किन किन पदार्थों से बनी है, उसकी क्या संरचना है, साथ ही हम इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। पृथ्वी की आंतरिक बनावट, पृथ्वी की त्रिज्या, सेलों के प्रकार, मैग्मा, जीवाश्म, मानव जीवन में सेलों का महत्व और सेल चक्र। पृथ्वी के आंतरिक भाग को जब हम देखते हैं तो वह प्याज की तरह है। एक परत के बाद दूसरी परत निकलती है, दूसरी परत के बाद तीसरी परत निकलती है और इस प्रकार से हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक ग्लोब की तरह जैसे दिखाई देती है आपको, उसी प्रकार से पृथ्वी है। ये प्रॉपर्टी जो ऊपर का हिस्सा है जिस पर हम लोग रहते हैं, समुद्र है, नदियां, नाले हैं। उसके बाद है दूसरा हिस्सा मेटल, लास्ट में है कोड। पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने तरबूज की तरह इसके अंदर से एक पीस काटा है और उससे देखा है कि पृथ्वी के अंदर तक क्या है। ये हमारी एक कल्पना है। प्रॉपर्टी जो ऊपर का हिस्सा है, प्रॉपर्टी के बाद लगभग 2900 किलोमीटर अंदर तक का हिस्सा जो है मेटल कहलाता है। तीसरा है कोड, जो 2900 किलोमीटर के बाद लगभग 3500 किलोमीटर तक का आंतरिक हिस्सा कोड कहलाता है। पृथ्वी पर महाद्वीपीय व महासागरीय प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी 35 किलोमीटर की, उसमें दो हिस्सों में हमने उसको बांटा। इस सागरीय जल के नीचे पृथ्वी की 5 किलोमीटर मोटी परत, इसको हम महासागरीय प्रॉपर्टी कहते हैं। और भूमि के इस महाद्वीप के नीचे यह प्रॉपर्टी जो लगभग 35 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है, इसको हम महाद्वीपीय प्रॉपर्टी कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रकार को जानने के लिए हमने पृथ्वी को इस प्रकार से काटने की कल्पना की है और उसमें हमने देखा है किस प्रकार की कौन कौन सी परतें हैं। यहाँ देखेंगे आप, इस हिस्से को हमने ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से काट कर इससे अलग किया हुआ है और उसी का एक हिस्सा हमने यहाँ पर आपको दर्शाया है। इसको दोनों प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ऊपर का हिस्सा है प्रॉपर्टी, जो भी हमने आपको बताया, उसमें महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में, और समुद्री प्रॉपर्टी है लगभग 5 किलोमीटर मोटी। ये कुल मिलाकर लगभग 35 किलोमीटर लंबी है। यह पृथ्वी की सबसे पतली सतह है। भू प्रॉपर्टी मुख्यतः दो खनिजों से मिलकर बनी है, सिलिकस और एल्यूमिनिया। सिलिकस का सी और एल्यूमिनिया का एल ले लिया यहाँ पर और इससे बनता है Cl। पृथ्वी की दूसरी सतह है मेटल, जो इस भू प्रॉपर्टी के ठीक नीचे से प्रारंभ होती है और यहाँ नीचे कोर तक जाती है। लेकिन इसको भी हमने दो भागों में बांटा है मेटल को। बाहरी मेटल, ये ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा, इसमें भी ये दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, और आंतरिक मेटल जो कोड के संपर्क में है, वो थोड़ा और गाढ़ा है। ये बाहरी मेटल और आंतरिक मेटल के रूप में हमने डिवाइड किया। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है और मेटल का निर्माण भी दो खनिजों से हुआ है, सिलिका एवं मैग्नीशियम से। इसका भी संक्षिप्त रूप है सीमेन। अब ये आती है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत और ये है कोड। इसको भी हमने दो भागों में बांटा है। बाहरी कोड ये इस रंग से दिखाई गई है और आंतरिक कोड ये वाला जो हिस्सा है ये दूसरे रंग से दिखाया गया। ठीक उसी प्रकार से ये बाहरी कोड और आंतरिक कोड दोनों को मिलाकर इसकी जो त्रिज्या है वह है 3500 किलोमीटर। ये कोड भी दो खनिजों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें निकिल और लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। इसे निकिल प्लस फेरस, इसलिए इसको हम निफे कहते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भू प्रॉपर्टी परत का है। मेटल परत का हिस्सा 84% है। 15% हिस्सा कोड का है। पृथ्वी की त्रिज्या 6331 किलोमीटर। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व की सबसे गहरी खाई दक्षिण अफ्रीका में है, जिसकी गहराई 4 किलोमीटर है और तेल खोजने के लिए इंजीनियर लगभग 6 किलोमीटर अंदर तक पृथ्वी में जा पाए हैं अभी तक। पृथ्वी के केंद्र तक जाना तो बिल्कुल असंभव है। आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर अंदर जाना होगा, तब जाकर आप
पृथ्वी के केंद्र बिंदु तक पहुंच सकते हैं। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की जो परतें हैं ये अनेक प्रकार की सेलों से बनी हुई हैं। इसमें पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेलों के अलग अलग रंग, रूप और आकार होते हैं। इन सेलों को हमने 3 भागों में विभाजित किया। पहला आग्नेय सेल, जिसको लैटिन भाषा में एग्नियस कहते हैं। एग्नियस का अर्थ है आग, आग से बनी हुई सेल। आपने ज्वालामुखी के बारे में सुना होगा। जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के अंदर से बहुत तेज गर्म लावा या मैग्मा निकलता है और यह पूरी तरह पानी की तरह बहती हुई आग दिखाई देती है। जो भी इसके रास्ते में आता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो पदार्थ, वो खनिज इतने गर्म होते हैं कि पानी की तरह उनको पिघल दिया जाता है। तो वास्तव में आग की तरह द्रवित जो मैग्मा है, लावा है, वह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है और जब यह लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है तो इससे पृथ्वी की सतह बनती है, परपटी बनती है और उसी बाहर निकले हुए लावे को, ठंडे हुए को हम आग्नेय सेल की बहिर्भेदी परत कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों से होती है और जिसे हम बेसाल्ट कहते हैं। इसी बेसाल्ट सेलों से भारत में दक्षिण के पठार बने हुए हैं और जो लावा अंदर रहकर ठंडा हो जाता है उसे अंतर्भेदी सेल कहते हैं। ग्रेनाइट इसी अंतर्भेदी आग्नेय सेल का रूप है। दूसरा है अवसादी सेल। आग्नेय सेल जिस समय बहुत हजारों साल तक रहते हैं वह टूटते रहते हैं, टकराते रहते हैं, चटकते रहते हैं और छोटे छोटे कणों में बंट जाते हैं। यही छोटे छोटे कण जब कहीं इकट्ठे हो जाते हैं ये दबाव के कारण कठोर हो जाते हैं और इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बालू पत्थर रेत के दानों से बनता है। उसी प्रकार से हजारों सालों तक जीवाश्म जीवों के अंश पत्थरों के बीच में दब जाते हैं, वह भी सेल के रूप में हो जाते हैं, वो भी अवसादी सेल हैं। नंबर 3 है कायांतरित या रूपांतरित सेल। आग्नेय सेल या अवसादी सेलों के कण जब हजारों सालों तक किसी उच्च ताप या दाब के कारण अपना रूप बदल लेते हैं तो उसी सेल को हम रूपांतरित या कायांतरित सेल कहते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी से स्लेट बनती है और चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। आग्नेय सेल देखिए, आप इस पत्थर को ध्यान से देखेंगे, ऐसा लगता है कि आग में तपा हुआ है, झुलसा हुआ है पूरी तरह से। अवसादी सेल का उदाहरण ये देखिए, ये जो पत्थर हैं इन पत्थरों के बीच बीच में से ये बार बार टूट टूट के गिर रहा है, कण कण बन के। पहाड़ों में, पठारों में आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी पहाड़ियां पानी से और दूसरे कारणों से धीरे धीरे टूटती रहती, कटती रहती है। यह अवसादी सेल है। ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर कोई मिट्टी नहीं के कण नहीं बचे, सब बह गए हैं पानी से और बरसात से, दूसरे कारणों से। उसी प्रकार से इसके अंदर तो यह है अवसादी सेल का उदाहरण। रूपांतरित सेल में ये देखिए वही रेत के कण और दूसरे कण हजारों सालों तक बहुत उच्च ताप और दाब के कारण इस प्रकार से बन जाते हैं। ये पत्थर आपने बहुत देखे होंगे, बहुत कठोर पत्थर जिनमें अलग अलग धाराएं बनी हुई हैं। इसी प्रकार के पत्थर ये हैं जो आप आजकल अपने मकानों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, शहरों में लगे हुए देखते हैं। प्राकृतिक सेलों के रूपांतरण का चक्र आप देखेंगे कि प्राकृतिक सेल भी रूपांतरित होती रहती हैं। यहाँ यह ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में जो नीचे से निकलने वाला ये लावा है ये बाहर निकलता है पृथ्वी की सतह को तोड़कर और इस प्रकार से ऊपर इकट्ठा होता चला जाता है। पर इस यहाँ पर पहाड़ या ऊंचाई का रूप ले लेता है। जितना मैग्मा लावा बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है वह बहिर्भेदी आग्नेय सेल है और जितना लावा यहाँ, अगर ये ज्वालामुखी ठंडा हो जाए तो जो लावा यहाँ बहने से, बाहर निकलने से बच जाता है और यहीं अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसे हम अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। यह आग्नेय सेल टूटकर छोटे छोटे अवसादों में अर्थात छोटे छोटे तलछट में बदल जाती है और इसको, यही जो तलछट हैं जब हजारों सालों तक दबे रहते हैं तो ये अवसादी सेल बन जाते हैं। यही अवसादी सेल हजारों सालों तक उच्च ताप और दाब पर जब बने रहते हैं तो इनका रूप बदल जाता है और वह कायांतरित सेल के रूप में
आ जाते हैं। ठीक यहाँ से भी आग्नेय शैल भी सीधे रूपांतरित या कायांतरित शैल हो सकते हैं, बन सकते हैं, अगर वह भी हजारों लाखों वर्षों तक किसी उच्च ताप और दाब पर पृथ्वी के नीचे दबे रहें तो उनका भी रूपांतरण हो सकता है, कायांतरण हो सकता है और वह कायांतरित शैल बन जाती है। इसी तरह से जब पृथ्वी के नीचे से कोई ज्वालामुखी फटती है और इसको कायांतरित शैल को तोड़ते हुए वह उसको पिघलाकर लावे के रूप में बाहर लाती है तो उससे ठंडा होने के बाद आग्नेय शैल बन जाती है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि आग्नेय शैल जो आग के रूप में बाहर निकली पृथ्वी से, वह अवसादों में टूटकर छोटी छोटी हो जाएगी और टूटने के बाद वह भी अगर बहुत सालों तक किसी उच्च दाब के नीचे दबी रहेगी तो अवसादी शैल हो जाएगी, और अवसादी शैल भी अगर हजारों सालों तक उच्च ताप और दाब पर दबी रहेगी तो वह कायांतरित शैल हो जाएगी। और कायांतरित शैल भी जब ज्वालामुखी के द्वारा यह लावे के रूप में बाहर निकाली जाएगी तो यह भी ठंडी होकर आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी के ये शैल आपस में बदलते रहते हैं परिस्थितियों और दाब और ताप के कारण। मानव जीवन में शैलों की उपयोगिता के उदाहरण ये देखिए आप, जितने भी बड़े बड़े भवन बने हुए हैं और हमारे छोटे मकान भी बने हुए हैं, उन सब में पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए लाल किला लाल बालू पत्थर से बना हुआ है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। हमारे मकान भी छोटे छोटे पत्थरों से बने हैं। और उपयोगिताएं हैं, देखिए हमारे जीवन में ये लोहे की बनी कढ़ाई है, यह सोने के बने हुए आभूषण हैं, और यह भी लोहे की और लकड़ी के बने हुआ थोड़ा है, यह भी घंटी है धातु की बनी हुई, उसी प्रकार से धातु का बना हुआ तवा है, और यह दीपक है मंदिर में और पूजा के लिए बना। ये सारे भी जितने भी हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, ये सभी इन्हीं शैलों से, इन्हीं खनिजों से बने हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में खनिजों का विशेष महत्व है। इस अध्याय में हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा शैलों के बारे में बताया, किस प्रकार से शैलें बदलती हैं। ये शैल विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों से बनी होती है और ये खनिज पदार्थ विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों से बने होते हैं जो मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में भी कोयला, खनिज तेल, गैस के रूप में करते हैं, और साथ ही साथ अनेक उद्योगों, औषधियों तथा उर्वरकों में भी हम इन्हीं खनिज पदार्थों का प्रयोग करते हैं। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, बॉक्साइट, यूरेनियम सभी इसी पृथ्वी से मिलते हैं और इसी में अनेक प्रकार के खनिजों के रूप में ये विद्यमान हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज मानव का जीवन खनिज पदार्थों के बिना संभव नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें जो हमारे आसपास चारों ओर हैं वो सभी किसी न किसी खनिज के द्वारा बनाई गई। धन्यवाद।